Welcome back students. Today we are going to continue the next topic of electricity, that is Ohm's law. In the previous videos we have learned what is electric potential and what is potential difference and also what is electric current. If you have not watched my previous videos, you can visit my description box and you can watch the whole video and then you can continue this video. Now let's begin with the topic, that is Ohm's law. To start this topic, we have to take some examples. Let's continue with the example. अब देखिए, आपने अगर एक 1.5 वोल्ट का अगर आप एक सेल ले लें, हम सेल कह रहे हैं, आप उसको बैटरी भी समझ सकते हैं। एक सेल जो आप जनरली टॉर्च में लगाते हैं या जो आप रिमोट में लगाते हैं, तो वो आप एक सेल ले लें और उस एक सेल को आप एक एलईडी, छोटा सा एक एलईडी बल्ब आता है, तो आप उस एलईडी बल्ब के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है ना, मान लेते हैं ये एक सेल है। वैसे ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इस एक सेल के साथ आप बल्ब को लगा दें। वो एलईडी बल्ब को ना, इसमें इस तरह से दो वायर रहता है ना, इस तरह से बना हुआ रहता है, कुछ आप शायद देखे होंगे। तो आप उसको इस तरह से कनेक्ट कर दें, तो क्या करेगा, ये बल्ब जब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। यस। और अगर आप एक सेल लगाएं और अब क्या करें, एक सेल और लगा दें, ये 1.5 वोल्ट का होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आपके पास 1.5 वोल्ट का है तो पहले उस एक 1.5 वोल्ट के सेल के साथ आप एक बल्ब को कनेक्ट करिए। फिर क्या करिए, एक सेल और ले लीजिए और उसको भी इस तरीके से लगा दीजिए सीरीज में, है ना, इस तरीके से प्लेस कर दीजिए इसके सामने में, और ये आपका जो है नेक्स्ट सेल हो गया, है ना, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब इसके साथ इसको कनेक्ट करें। तो आपने पहले आपको एक सेल लेकर के कनेक्ट करना है और नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपको दो सेल ले लेना है 1.5 का, और फिर से इस बल्ब को जलाना है। आप जला लोगे आसानी से। आपको यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है वो देखना कि आपने जो पहले एक सेल लगाया और एक सेल लगाने के बाद जो ग्लोइंग था, और सेकेंड टाइम जब आपने दो सेल लगाया और दो सेल लगाने के बाद जिस तरह का ग्लो था, वो आपको दोनों रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। अब क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा? जी हाँ, सही है। पहले वाले सेल के साथ अगर सिर्फ एक सेल के साथ कनेक्ट करेंगे फर्स्ट कंडीशन में, तो ये कम ग्लो करेगा, और जब हम दो सेल लगा देंगे तो ग्लोइंग इसका जो है बढ़ जाएगा, और अगर एक और सेल लगा दे तो ग्लोइंग और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ये सेल जोड़ रहे हैं वैसे वैसे हमें इसका ग्लो बढ़ता हुआ मिल रहा है। अब एक बात बताइए कि ये मैंने क्यों यूज किया, ये जो सेल है 1.5 वोल्ट का मैंने क्यों यूज किया, या दो सेल जो मैंने यूज किया वो क्यों यूज किया? तो सेल जो है यूनिट है जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। यस, इसी सेल के हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो और ये करता क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का काम करता है। अगर आपके पास एक सेल है, मान लीजिए यही सेल है आपके पास, ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और अगर इसमें 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है ना, ये रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये कितने का 1.5 वोल्ट का है मान लेते हैं। तो ये 1.5 वोल्ट यहाँ क्या लिखा हुआ रहता है, तो देखो ये एक तरह का दो एंड है इसका, एक एंड ये है और एक एंड ये। तो इन दोनों एंड में अगर हम कोई वायर कनेक्ट कर दें तो उस वायर के दोनों एंड का, है ना, जो दोनों एंड है वायर के उन दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट का होगा। यानी ये एक सेल यूज करके हम 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं। यस। और जब हम दो सेल लगा देंगे तो दो सेल लगाने से हमें कितना 1.5 एंड 1.5 यानी टोटल 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट सेल लगाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ते चला जाएगा।
और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा आप देखिएगा बल्ब का ग्लो बढ़ेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं बल्ब का ग्लो क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से? तो हम एक चीज सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकता है, गेस कर सकते हैं कि जब ज्यादा इसमें सेल लगाना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे इंक्रीज करता है, तो नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज करने से शायद करंट का वैल्यू इंक्रीज करता होगा, और जब ज्यादा करंट फ्लो होता है तो तभी बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। यस, तो जैसे जैसे ज्यादा वोल्ट हम लगाएंगे, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम जनरेट करेंगे, वैसे वैसे बल्ब का ग्लोइंग भी बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए इसी से संबंधित है हमारा, इसी से रिलेटेड है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को समझने से पहले हमें ये एक्टिविटी करना जरूरी है। इसको समझ लेंगे तो हमें ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम ओम्स लॉ को स्टडी करते हैं। देखिए क्या कहता है ओम्स लॉ, कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज फिजिकल कंडीशन, है ना। अगर सारा फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, जैसे उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, है ना, तो अगर टेम्परेचर चेंज ना हो, द अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट उस वायर में फ्लो होगा, यानी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर या कोई वायर ले सकते हैं, तो कितना करंट किसी वायर में फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर के एंड में, मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, तो इसके एंड में आप जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जनरेट करिएगा, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप डेवलप करिएगा, या जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप बनाइएगा, उतना ज्यादा आपको करंट मिलेगा। और यही हमने इस एक्टिविटी में सीखा भी कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमें वैसे वैसे ज्यादा करंट मिलता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, हम ओम्स लॉ को फिर से देखते हैं। आपने अभी देखा ओम्स लॉ में क्या है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप किया जाएगा उतना ज्यादा करंट हमें मिलेगा। यानी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर मान लिया जाए कि ये अगर एक बैटरी है जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, यहां हमने वोल्टमीटर लगा रखा है यहाँ, और ये हमारा एमीटर कनेक्टेड है ना, और ये है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टेट कहते हैं। आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस देखा है जी? आपने देखा है, कहां देखा है? आप अपने फैन का स्पीड चेंज करने के लिए, कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए क्या यूज करते हैं? दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जनरेट कभी बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, वो हमारे इच्छा पे डिपेंड करता है किस तरह से हम उसको बढ़ाएं या घटाएं, डिजाइड करें प्राप्त करने। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप किया जाएगा उतना ज्यादा हमें करंट मिलते रहेगा। या इसे हम कहें तो V इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो R I, यहां पे R क्या है? R इक्वल टू है रेजिस्टेंस। यस, अब देखिए ये है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको आप देखते क्या है? अब देखिए जैसे हम मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, V पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, तो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो हमें एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग मिलेगा। उसके बाद इस रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करके, जब हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो हमें एक अलग वैल्यू A और B का मिलेगा। तो जैसे जैसे हमें इसका वैल्यू मिलते जाएगा हम उसको नोट करते जाएंगे और फिर ये देखेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या V और I का वैल्यू एक प्रोपोर्शन में यानी एक अनुपात में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें इसको, हमारे पास है V इक्वल टू आर आई, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आई। तो यानी हम क्या करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आता है ना, हम क्या करेंगे? एक चार्ट बना लेंगे V का और एक I का चार्ट बना लेंगे, है ना। और इस चार्ट में क्या करेंगे हम, एक बार जैसे मान लो कुछ भी पोटेंशियल, मान लो 10 वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया,
तो 10 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिलेगा। 10 वोल्ट का मिलने के बाद क्या करेंगे, इस रियोस्टेट के हेल्प से या इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के हेल्प से थोड़ा सा रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे। रेजिस्टेंस चेंज करने पे हमें V का एक दूसरा वैल्यू मिलेगा और फिर A का एक दूसरा वैल्यू मिलेगा। तो हम उसके वैल्यू को इसमें प्लेस करते जाएंगे, फिर इसमें रखेंगे। इस तरीके से 3-4 वैल्यू हम V का और I का ले लेंगे और फिर हम सबका रेशियो निकाल करके देखेंगे V में I से डिवाइड करके क्या ये कांस्टेंट रहता है या बदलता है। तो अगर कांस्टेंट रहता है तो हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया गया, जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, उसी तरह से करंट के वैल्यू में भी इंक्रीज आया। या इसे हम दूसरे तरीके से ओम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये R क्या है, ये R एक रेजिस्टेंस है, एक कांस्टेंट वैल्यू। हमने यहाँ पे प्रपोर्शन का साइन हटाया, तो प्रपोर्शन का साइन जब आप हटाते हैं तो उसके लिए आपको कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हम R इक्वल टू लिख सकते हैं V बाय I। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ओम्स लॉ को एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो ये होगा, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द करंट फ्लोइंग इन अ वायर, है ना। एक वायर के एंड में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया गया है वो, और उस वायर से या कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम ओम्स लॉ को एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहां से हमें देखिए हमें एक नया चीज मिला है। हमें V तो पहले से मालूम था, I पहले से मालूम था, और अब R मिला है, रेजिस्टेंस। तो चलिए रेजिस्टेंस को जान लेते हैं, क्या है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वैसा मटेरियल है या वैसा सब्सटेंस है किसी कंडक्टर में जो पहले से प्रेजेंट रहता है, जो जिसके वजह से वह कंडक्टर करंट के फ्लो का अपोज करती है। यस, तो ये रेजिस्टेंस हमेशा बैड कंडक्टर मटेरियल होता है, रेजिस्टेंस जिसके जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। ये सिंपल सी बात है। तो अगर हम इसका यहां से R इक्वल टू लिख सकते हैं V बाय I। चलिए इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। हमारे पास V इक्वल टू I R था, V इक्वल टू R I, और R इक्वल टू लिख सकते हैं हम V बाय I। तो देखिए ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसा यूनिट भी पता कर लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का, तो V यानी वोल्ट का ऐसा यूनिट क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ V यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो देखिए ऐसा यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस का है वो क्या है, वो है V। तो V लिख देंगे, और इसका क्या है, करंट का एम्पियर यानी वोल्ट पर एम्पियर, इस तरीके से। या अगर कहें कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई किया जाए, कितना, 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और वायर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे कि कंडक्टर का ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 1 वोल्ट पर एम्पियर है। इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम, OH, जो जिन्होंने ये ओम्स लॉ दिया है, इन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका ऐसा यूनिट मान लिया गया है, ओम। अब देखिए इस ओम को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। ये हमारा ओम का रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस तरीके से ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके बारे में क्या क्या सीखा, आपने देखा सबसे पहले हमने ओम्स लॉ देखा क्या है और उसको समझा, और फिर हमने देखा किस तरह से ओम्स लॉ का हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये रहा हमारा, है ना। इस तरीके से आप सारे अपैरेटस को अरेंज कर लीजिएगा, और फिर इस तरह से आप जो है आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है उसको भी देखा। आप कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा, है ना, वो आप जो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बुक्स में है दिया हुआ, और उसके अलावा नेक्स्ट सेशन में जो हम इस पे और दूसरे जो न्यूमेरिकल बेस है उनका भी हम डिस्कसिंग करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।